नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे यूपी की उन 10 विधानसभा सीटों को लेकर जिन पर उपचुनाव होने। 10 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनके विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद चुन लिए गए, जबकि एक विधानसभा के विधायक अयोग्य घोषित किए जाने से यह सीट खाली हो गई। आज नेशनल वॉइस में इन्हीं 10 सीटों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 9 विधायक सांसद निर्वाचित हुए थे। इन विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब सांसद बन गए। इनके अलावा सपा के एक विधायक इरफान सोलंकी को अयोग्य घोषित किया गया, जिससे यह सीट रिक्त हो गई। उत्तर प्रदेश की इन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आइए, तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं अलीगढ़ की खैर विधानसभा, जहां पर बीजेपी थी, अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। साथ ही साथ मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, आपको बता दें। और साथ ही साथ अगर जो देखें, कानपुर नगर के सीसामऊ और प्रयागराज के फूलपुर में उपचुनाव होने हैं। ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। साथ ही साथ अब आपको बता दें, गाजियाबाद के गाजियाबाद, मिर्जापुर के मझमा और मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। मैनपुरी के करहल विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जहां पर अखिलेश यादव वहां पर विधायक चुने गए थे। ये विधानसभाएं हैं जहां जहां पर ये 10 विधानसभाएं, जिसको हमने आपको बताया, जहां पर खैर विधानसभा से अनूप वाल्मीकि यहां पर बीजेपी से चुनाव जीते थे, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जीते थे सपा के, और कटेहरी से आपको बता दें कि लालजी वर्मा जीते थे समाजवादी पार्टी से। वहीं अगर जो बात करें मीरापुर, मुजफ्फरनगर, अंबेडकर नगर, मीरापुर से चंदन चौहान जीते थे, सीसामऊ से हाजी इरफान सोलंकी जो कि अयोग्य घोषित करार दिए गए थे। तो ये 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर जो है अब उपचुनाव होगा। अब आइए बताते हैं हम कि 2022 में किस पार्टी की कितनी सीटें थीं जो इन 10 विधानसभा सीटों में। ये बीजेपी, आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। जो 10 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने हैं, उनके 2022 के नतीजे क्या थे। बीजेपी को 3 सीटें जिस पर उपचुनाव होगा, सपा के 5 सीटें जिस पर उपचुनाव होगा, वहीं रालोदा की 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। निषाद पार्टी, जिसके अध्यक्ष संजय निषाद हैं, उनकी 1 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर, बीजेपी जहां पर जीती थी 2022 में, उसकी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। सपा के 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, सपा जिसमें 2022 में जीती थी। वहीं राष्ट्रीय लोकदल 1 और निषाद पार्टी 1 जो 2022 में चुनाव जीती थी, उस पर उपचुनाव होने हैं। जहां तक अभी आपको सपा की बात बता दें तो 1 सांसद इसमें अयोग्य करार दिए गए हैं, जिससे यह सीट खाली हुई है और यह चुनाव हो रहा है। अब आइए, अब आपको उस विधानसभा अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट के बारे में हम बताते हैं। थोड़ा सा ब्यौरा आपको बताएंगे, कितने प्रतिशत वोट मिले थे 2022 में, क्या क्या स्थितियां थी, इसके बारे में आप जान लीजिए। उसके बाद हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। बीजेपी अनूप प्रधान, बीजेपी से अनूप प्रधान विजयी हुए थे और इनको 55.55% वोट मिले थे, यानी कि 1,39,643 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर इस विधानसभा में बसपा रही, चारू कैन यहां पर प्रत्याशी थी और इनको 65,302 वोट मिले थे, 25.98% इनको वोट मिले थे। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के भगवती प्रसाद थे, ये तीसरे स्थान पर रहे, इनको 16.57% वोट मिले थे। तो ये खैर विधानसभा की हम बात कर रहे हैं।
अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें एक एक विधानसभा पर। चलिए, तो हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और ये प्रतिशत आपको बताएगा कि कौन कितने 2022 में किस स्थान पर रहा और इस समय की रणनीति क्या होगी, क्या स्थितियां हैं, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। एक एक विधानसभा पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली विधानसभा ये जो अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं जावेद मलिक जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ रोहन सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आप देख सकते हैं खैर विधानसभा सीट 2022 में जो स्थिति थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी यहां से जीती थी, 1,39,643 इसको वोट मिले थे, 55.55% इसको वोट मिले थे। जो बसपा थी वो दूसरे स्थान पर थी, राष्ट्रीय लोकदल यहां पर तीसरे स्थान पर था, यानी 16.57% वोट इसे भी मिले थे। तो कुल मिलाकर अगर जो देखा जाए तो ये 10 विधानसभा सीटें, जिनमें पहली हमने सीट लिया है अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट, और इस खैर विधानसभा सीट में अनूप प्रधान वाल्मीकि जो हैं ये बीजेपी से चुनाव ये जीते और इन्होंने बसपा को हराया था, जिसे 25.89% वोट मिले थे बसपा को, और 55.55 यानी कि आधा वोट मिला था बीजेपी के। हमारे साथ मेहमान हैं, आपसे एक बार फिर परिचय करा दें। जो हमारे साथ मेहमान हैं जावेद मलिक जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रोहन सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं खैर विधानसभा से। खैर विधानसभा बीजेपी यहां पर विजयी रही है। जावेद मलिक जी, बीजेपी विजयी रही है, बसपा दूसरे स्थान पर रही है, लेकिन कांग्रेस और इस समय सपा का गठबंधन है। तो क्या लगता है आपको, कितनी मुश्किल साबित हो सकती है? चलिए, बीजेपी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया तो हम रुख करेंगे, अब रविंद्र जी के पास चलेंगे। सपा प्रवक्ता हैं आप, रविंद्र जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी रविंद्र जी, सवाल यहां पर यह है कि जो खैर विधानसभा है अलीगढ़ की, यह 2022 में बीजेपी के खाते में गई थी, बीजेपी के खाते में गई, और इसे जो है 55.55% वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर बसपा रही है, तीसरे स्थान पर रालोदा रही है। अब राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी एक साथ है, लेकिन कांग्रेस और सपा एक साथ है। तो न सपा कहीं दिख रही है यहां, न कांग्रेस दिख रही है 2022 में। क्या लगता है आपको इस बार? 2022 में भी हमने अपनी सीटें 47 से बढ़ा के 111 किया था, और भारतीय जनता पार्टी की 57 सीटें घटा दिया। 224 स्थानों पे हम दूसरे स्थानों पे। अब जिस सीट की आप बात कर रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारी सीटें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जैसे हम 4 लोकसभा सीट जीते थे, फिर हम 37 लोकसभा सीट जीते। एकदम उसी तर्ज पे ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहां हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, हमारे पदाधिकारियों ने मेहनत किया है, और अधिकतम जिलों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे हैं। जो हमारा दावा है कि जनता को हम देंगे, जो मुफ्त राशन की बात कर रहे थे, मुफ्त राशन में हम गेहूं की जगह आटा देने की बात
बता के आए हुए हैं। आटा के साथ हम उनको डाटा भी दे देंगे। फिर महिलाओं को सारी नौकरियों में 33% का आरक्षण भी दे देंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली सारी महिलाओं को 3,000 रुपए का पेंशन भी देंगे। कृषि संबंधित सारे कर्ज माफ करेंगे। इस तरीके की सारी चीजों से हमने अवगत कराया हुआ है, जिससे हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी थी लोकसभा के चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी अपने उन्मादी मोड में थी लोकसभा चुनाव में। बुरी तरीके से हारने के बाद भी उसका उन्माद नहीं बंद हो रहा है। अभी कांवड़ को लेकर उन्माद फैला रही है। तो जनता परेशान है। जनता की समस्याओं का कोई निदान नहीं है। जनता की समस्या हिंदू मुस्लिम या उन्माद से नहीं हो सकता है। जनता के समस्याओं का निदान बुलडोजर से नहीं हो सकता है। तो हमारी जो जन कल्याण की नीतियां हैं वो स्वीकार्य होंगी और हमारा गठबंधन 10 के 10 स्थानों पे जीतेगा। चलिए, 10 से 10 स्थानों पर आपका गठबंधन जीतेगा। हमारे साथ कांग्रेस से जो हमारे मेहमान हैं रोहन सिंह जी। रोहन सिंह जी, सवाल यहां पर यह है कि खैर विधानसभा क्षेत्र जो है, यहां पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी या सपा? ये तो किसी को भी नहीं पता। अभी तो ये निर्णय होगा, पार्टी तय करेगी और सब मिलकर बैठ के तय करेंगे। नहीं, लोकसभा चुनाव में गठबंधन रहा है। हम लोग अरे बड़े मकसद से हम लोग बड़े मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी की जितना तानाशाही थी, जो देश को संविधानिक ढांचे पे हमला था, जिस तरह से आरक्षण और पिछड़े जातियों दलितों के साथ अन्याय हो रहा था, उस मामले में हम सब साथ में इकट्ठा हुए। हम लोग देश बचाने की लड़ाई है। ये इसको छोटा बना के नहीं देखा जा सकता, उस नजरिए से भी नहीं देखा जाना चाहिए। हम सब बड़े मकसद के लिए साथ खड़े हैं और निश्चित तौर पे इस सरकार को नरेंद्र मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन ये ज्यादा लंबी सरकार नहीं है। और इनके क्या जिस तरह से अंदर लड़ाइयां चल रही हैं कुर्सी की, वो लोकसभा की बात है। लोकसभा की बात छोड़ दीजिए, विधानसभा में आइए, उपचुनाव हो रहे हैं, उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, रोहन सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो जावेद मलिक जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हम आपके पास आएंगे। ठीक है। जावेद मलिक जी, हम आएंगे आपके पास, लेकिन रोहन जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूं। हम ये कह रहे थे कि लोकसभा की बात छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक छोड़िए ये सब बातें। खैर में आते हैं, खैर विधानसभा में। खैर विधानसभा की जहां तक जो भी स्थितियां हैं सबके सामने हैं, और यहां पर तीसरे स्थान तक तो न कांग्रेस रही है न सपा रही है। अब दोनों मिल जाएंगे तो कौन सा स्थान ले लेंगे? ऐसे तो आप लोगों ने कह ही दिया था कि 400 पार हो गई थी भारतीय जनता पार्टी। हम लोग कौन होते हैं कहने वाले सर? आप लोगों को तो आदत हो गई है। हम लोग कौन होते हैं? 400 पार आप कहिए ना। नहीं, आप 800 पार कहिए, हम कहेंगे कि आप 800 पार कर रहे हैं। वो मीडिया का रोहन जी, मीडिया पे ब्लेम करना छोड़ दीजिए। थोड़ा अपने ऊपर भी झांक लीजिए ना। अपने ऊपर भी झांकिए। क्या होता तो नरेंद्र मोदी जी 100 सीट के अंदर होते। मीडिया ने पूरी तरह मीडिया ने जिता दिया। मीडिया ने जाकर के वोट मार दिया। अरे आप लोग पहले एसी से निकलिए, सड़कों पे आइए, जनता की समस्याएं देखिए। एक बार दोनों गठबंधन हुआ तो कुछ रिजल्ट आया ना? नहीं, कुछ रिजल्ट आया ना? गठबंधन हुआ, समझदारी हुई। नहीं, आप लोगों ने समझदारी दिखाई तो कुछ रिजल्ट आया ना उत्तर प्रदेश में अच्छा सा। देखिए, इसी तरह से आते जाते रहेंगे कांग्रेस के लोग। ठीक है, कांग्रेस के लोग बस मीडिया पे ही अपना पूरा ठीकरा मीडिया पे फोड़ देना है, करना कुछ नहीं है। बस बैठे रहेंगे एसी में, ट्वीट खेलते रहेंगे और मीडिया पे अपना ठीकरा फोड़ते रहेंगे। ठीक है, आ गए आप, अच्छी बात है, आएंगे आपके साथ। मीडिया पे ठीकरा कम फोड़िए, क्योंकि मीडिया वही कहती है जो आप लोग कहते हैं, वही दिखाती है जो आप लोग कहते हैं। मीडिया और दूसरा कुछ नहीं कहती। 400 पार बीजेपी, आप कहिए ना 400 पार, 800 पार कहिए, 500 पार कहिए, बताएंगे हम भी कि आप कह रहे हैं कि 500 पार हो जाएंगे। बताइएगा कि कैसे होंगे। ठीक है, जावेद मलिक जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। दो मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं।
देवराज सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव भी जुड़े हैं। आप दोनों के पास आएंगे। प्रशांत राव जी, अगर जो आप पहले जुड़े होते तो शुरुआत आप ही से करते, लेकिन ठीक है, हम मेहमानों के बाद से आपके पास आते हैं। जी जावेद मलिक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं सुन पा रहे हैं? इसी तरह से कनेक्शन कटा हुआ है आप लोगों का उत्तर प्रदेश में, इसीलिए सीटें कम आई हैं। चलिए देवराज सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। देवराज सिंह जी, सवाल यहां पर है, खैर विधानसभा की बात हो रही है। अलीगढ़ की यह सीट है, खैर विधानसभा, जहां से अनूप प्रधान वाल्मीकि 2022 में विजेता रहे हैं, बीजेपी से रहे हैं। दूसरे और तीसरे नंबर की जहां तक बात है, हमारे टीवी स्क्रीन पर भी यह चल रहा है और दिख रहा है कि दूसरे और तीसरे नंबर पर कहीं ना कांग्रेस है ना सपा है। क्या स्थिति हो सकती है इसमें दोनों के गठबंधन? देवेंगी, जो मुझे लग रहा है कि जो विधानसभा का चुनाव होना है 10 सीटों पर, खैर का आप जानना चाह रहे हैं, तो ये चुनाव स्थानीय परिस्थिति और उम्मीदवार के अपने व्यक्तिगत छवि पर ज्यादा फोकस होता है। लोकसभा के चुनाव परिणाम से इंडिया गठबंधन का उत्साहित होना और उनके कार्यकर्ताओं में एक जो उत्साह का माहौल बना है, वो स्वाभाविक बात है। लेकिन विधानसभा उपचुनाव में, क्योंकि ये माना जाता है कि विधानसभा उपचुनाव सत्तारूढ़ दल से ज्यादा प्रभावित होता है और उम्मीदवार किस क्षमता का है और उसका अपने क्षेत्र में पकड़ कितनी है, तो ये सब चीजें वहाँ क्षेत्रीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। तो अब ये कहा जाए कि परफॉर्मेंस क्या है, तो विधानसभा में भी यही होगा। अभी इंडिया गठबंधन के दलों ने विधानसभा उपचुनाव से पहले इन सीटों को लेकर खुद भी गठबंधन नहीं है, तो इसलिए अभी तस्वीर कहा जाए कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में 10 सीटों पर इनके भागीदारी ज्यादा मजबूत होगी। तो मुझे लगता है कि कदाचित ये बहुत अभी सही समीकरण नहीं बैठेगा जी। गठबंधन की तस्वीर साफ हो जाए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, फिर देखा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि उपचुनाव में हमें अपनी क्षमता दिखानी है। पूरा संगठन एकजुट हो रहा है कि ठीक है, ये चीजें उभर कर आ रही हैं कि आपस में मतभेद है, तो किसी भी दल में होता चलता रहता है। लेकिन विधानसभा के इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाएगी कि इन 10 सीटों पर वो जीतने के लिए जो भी स्थितियां बनेंगी, वो अपना इस तरह के मतभेद उलाने के बावजूद जीतने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये लगभग इस तरह के समीकरण ही देखने को मिल सकते हैं आगे। हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत राव, हम आपके पास आना चाहेंगे। खैर, अलीगढ़ की विधानसभा सीट है और ये इस पर उपचुनाव होना है, क्या लगता है, समीकरण क्या देख रहे हैं आप? अगर जो सपा और कांग्रेस एक साथ आ रही है, तो क्या इस पर भी समीकरण कुछ बनने के आसार दिख रहे हैं कि बीजेपी यहां पर पीछे जाएगी? क्योंकि बीजेपी के ही प्रत्याशी यहां पर विजयी हुए थे, एमएलए बने थे, जो अब सांसद हैं। और बिल्कुल देखिए, अनूप प्रधान वाल्मीकि की ये सीट है, वो यहाँ से एमएलए चुने गए थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और उन्हें सांसदी का टिकट दिया। हालांकि वह भी सीट उन्होंने जीती। जिस तरीके से देखा जाए कि ये जो खैर विधानसभा सीट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर इतना आसान नहीं देखा जा सकता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए रहा। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का जोर यहाँ दिखाया है, उससे जरूर उत्तर प्रदेश में इन दलों ने बढ़त पाई है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर अनूप प्रधान वाल्मीकि का अपना एक रुतबा है और वो क्षेत्र में काफी सक्रिय भी रहे हैं, इसलिए उन्होंने 2022 का चुनाव जीता है। और ऐसे में देखिए, अभी इतना कठिन रहा समाजवादी पार्टी और जो वहां इंडिया गठबंधन दल में कांग्रेस है, अभी हालांकि इनके में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से देखिए दलों के प्रत्याशी तय करेंगे कि आखिर में जीत किसकी होगी। हमारे वरिष्ठ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं
देवराज जी, उन्होंने बताया है कि प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि तय करेगी कि आखिर में जीत कैसे होगी। निश्चित रूप से देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी यहाँ दावेदारी पेश करेगी और जिसको भी यहाँ से जो सीट मिलेगी और उसके बाद प्रत्याशी के आधार पर तय होगा कि वहां इस सीट पर कैसे बीजेपी का कब्जा छीना जाए। लेकिन बीजेपी अभी इस सीट पर मजबूत है क्योंकि अनूप प्रधान वाल्मीकि काफी राजनीति में सक्रिय रहे हैं और इस सीट पर लंबे समय तक देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी सीट पर इतनी कमजोर नहीं दिखाई दे रही है। और अपने कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता अभी जिस तरीके से रोहन सिंह जी कह रहे थे कि मीडिया जो है 400 पार का प्रचार कर रही थी और आप उसका जवाब दे रहे थे। रोहन जी से जरा मैं एक सवाल कर लूं और आप भी कर लीजिएगा कि राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कितनी रैलियां की हैं? प्रियंका गांधी जी ने कितनी रैलियां की हैं? 2022 का जब यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहा था तो मिशन लेके आई थी प्रियंका गांधी जी बेटी बचाओ का और उन्होंने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं। कितना ने उनका नारा कारगर हुआ है आखिर में। देखिए कांग्रेस का जब तक वीआईपी कल्चर खत्म नहीं होगा तब तक कांग्रेस की स्थिति यही बनी रहेगी। गनीमत ये मनाइए कि सपा सुप्रीमो के दम पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इतनी सीटें मिल गई, वरना अपनी स्वयं की सीट बचाना भी कांग्रेस के लिए भारी हो जाता। ये तो अगर शुक्रिया अदा करें वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का, उनके कार्यकर्ताओं का कि इंडिया गठबंधन के तहत सपा के कार्यकर्ताओं ने पूरे दमखम झोंक दी और यहाँ पर कांग्रेस को सीटें मिली। और अब विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो निश्चित रूप से देखिए सबसे पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दावा होगा क्योंकि विधानसभा 2022 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहरा के दिखाया है। और यहाँ पर अभी 2024 के चुनाव हुए उसमें भी समाजवादी पार्टी सर्वाधिक भूमिका में रही है। कांग्रेस को यहाँ 17 सीटें मिली थी, उनका भी आंकड़ा रोहन जी उठाकर देख लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की इतनी बड़ी आबादी है, उन्हें प्रचार नहीं करने दिया। मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है, प्रचार नहीं करने दिया। और अगर राजस्थान चलेंगे वहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की इतनी बड़ी आबादी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रचार नहीं करने दिया। केवल यहाँ लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आयोजित कराई मल्लिकार्जुन खड़गे की। तो कांग्रेस जिस तरीके से अपना रुतबा बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, केवल मीडिया के जरिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी को आगे लाने की कोशिश कर रही है। तो रोहन जी का ये जो बेबुनियादी आरोप है मीडिया के ऊपर कि मीडिया केवल मोदी को प्रचारित करती है, निश्चित रूप से कांग्रेस अच्छा काम करती है तो अन्य राज्यों में हमारा चैनल कांग्रेस की भी विचारधारा को रखता है, उनकी योजनाओं को रखता है। उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हम लोग निष्पक्षता से काम करते हैं। ये जो आरोप है इन नेताओं को, उनको खुद में झांकना चाहिए जैसा कि आपने कहा। आप भी करिएगा कि आखिर बताएं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के क्या है। समाजवादी पार्टी अगर उन्हें सीटें दे भी दे तो कैसे वो जीते? नहीं रोहन जी जैसे ही आएंगे ना चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी जैसे ही रोहन जी मतदाताओं का आभार जताने तक नहीं आया है, बिल्कुल तो उनको विधानसभा की सीटें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दें। जी बिल्कुल प्रशांत राव, जैसे कि अब जैसे ही रोहन जी आएंगे उनसे सवाल तो हैं कि इन 10 सीटों में कांग्रेस की तो एक भी नहीं है, वो तो गोल है, अंडा है पूरी तरह से। तो क्या सपा को पूरे 10 सीटों पे प्रत्याशी उतारने देंगे या उसमें से भी कुछ मांग करेंगे? सवाल तो बहुतेरे हैं, बहुतेरे सवाल हैं, लेकिन रोहन जी तो अभी जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनका नेटवर्क जी, उनका फोन ही बिजी जा रहा है, अब पता नहीं क्या हो गया है। इसी तरह से बिजी रहेंगे लोग तो कैसे काम होगा? जनता की जब कहीं समस्याएं होंगी, जनता के जब सवाल होंगे तो इन लोगों का फोन बिजी होगा, कहीं टीवी चैनल पर अपना समय दे देंगे, उसके बाद से फिर फोन बिजी हो जाएगा। कैसे होगा? कहेंगे कि पत्रकार जो है वो चुनाव जिता देते हैं। पत्रकार कब से चुनाव जिताने लगे हमारे समझ में नहीं आ रहा है। कब जाकर के वोट देने लगे या फिर बूथ कैप्चरिंग करके बस ईवीएम दबाने लगे, बटन दबाने लगे? हमारे समझ में नहीं आता है कि नेताओं को ये क्या हो गया है कि पत्रकारों को सीधे ब्लेम कर देते हैं। चलिए ठीक है, जब भी जुड़ेंगे, अभी तो बिजी जा रहे हैं रोहन सिंह जी से तो हमें बहुत से सवाल करने हैं और हमारी टीम लगातार लगी हुई है कि देखें कब तक बिजी रहते हैं। और जब तक बिजी रहेंगे, जब तक मेरा कार्यक्रम चलता रहेगा, तब तक उनको फोन लगाया जाता रहेगा और उनको जोड़ने का भरसक प्रयास किया जाएगा। देखें कितना भागते हैं, भागने नहीं देंगे हम। चलिए ठीक है, रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत ही नपी तुली भाषा में बहुत ही कम शब्दों में जवाब देते हैं, लेकिन इनका जो शब्दों में वजन जो होता है ना बहुत ही ज्यादा होता है। हम आएंगे रविंद्र जी, आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की थोड़ी सी बात कर लें और हम चाहेंगे कि पीसीआर 2022 के रिजल्ट को दिखाए और पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन कौन है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जहां से अवधेश प्रसाद
यहां पर विजयी हुए थे सपा प्रत्याशी। यहां पर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, यानी कि दूसरा जो तीसरे ग्राफिक्स का दूसरा, हां, ये मिल्कीपुर विधानसभा अगर जो आप दिखाएं तो बेहतर होगा। मिल्कीपुर विधानसभा, यह मिल्कीपुर विधानसभा है। सपा यहां से विजयी रही है। अवधेश प्रसाद यहां से विजयी रहे हैं। 1,03,905 वोट पाए थे, 47.99% इनका था। बीजेपी यहां पर दूसरे स्थान पर थी, 41.83% इनको वोट मिले थे। वहीं बसपा यहां पर तीसरे स्थान पर थी। तो अयोध्या की बात की जाए मिल्कीपुर सीट की, जहां से सपा विजयी रही है, और अयोध्या की लोकसभा सीट बीजेपी भी हार गई है। अब स्थितियां क्या हैं? अब हम चलेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये 2022 की स्थिति हमने साफ कर दी। सपा से अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विजयी रहे हैं। हम रविंद्र जी के पास आना चाहेंगे। बीजेपी दूसरे स्थान पर रही है। ज्यादा प्रतिशत का अंतर नहीं है, कुछ ही प्रतिशत हैं। 41% बीजेपी को मिले हैं और करीब करीब 47% के करीब जो है, 47% जो है वो सपा को मिला है। क्या लगता है इस बार रविंद्र जी? कौन से गठबंधन, कौन से ये जो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, कांग्रेस तीसरे स्थान तक नहीं है, बीजेपी दूसरे और सपा तीसरे स्थान पर। रविंद्र जी क्या कहेंगे इस सीट के बारे में? उपचुनाव होने हैं। चलिए, रविंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम रुक करेंगे देवराज सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक जी। मेरी आवाज आप तक आ रही है? रविंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, रविंद्र जी मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए हम अपने, चलिए प्रशांत राव लखनऊ ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत राव, ये मिल्कीपुर जो विधानसभा है अयोध्या जिले की, क्या लगता है आपको कि सपा के खाते में ही रहेगी या कुछ बीजेपी बढ़त कर पाएगी यहां पर? क्योंकि लोकसभा हार चुकी है, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन क्या आपका गणित कहता है? आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अवधेश प्रसाद यहाँ के एमएलए थे और निश्चित रूप से वहां पर देखिए अवधेश प्रसाद कई बार के एमएलए हैं। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अयोध्या का सर्वे कराया था, और जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सांसद प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार करने गए थे, उसी समय उन्होंने कह दिया था कि ये पूर्व विधायक, हालांकि वहां पर एक तरीके से चुटकी भी ली गई और उसमें अखिलेश यादव ने कहा कि अब आप सांसद बनने वाले हैं। तो समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी से यहाँ चुनाव लड़ेगी और मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जात और इसके साथ ओबीसी में यादव वोट बैंक यहाँ निर्धारित करता है कि कौन यहाँ उनका एमएलए चुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत रहा है 2022 का, वो 41.8 है, जबकि यहाँ समाजवादी पार्टी का 47.93% वोट शेयर रहा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का 6% यहाँ वोट शेयर रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी से जहां मीरा देवी चुनाव लड़ रही थी, जो तीसरे नंबर पर रहे, दूसरे नंबर बीजेपी के बाबा गोरखनाथ रहे, और यहाँ से मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जो कि वर्तमान में अयोध्या के सांसद हैं, वो उस समय 2022 में विधानसभा चुनाव जीते थे। समाजवादी पार्टी की यहाँ पूरी तैयारी है और उसका अपना ओबीसी वोट निर्णायक वोट है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कड़ी मशक्कत करने की जरूरत है, तब जाके कहीं अपना परचम लहरा पाएगी। लेकिन अभी हाल में जिस तरीके से अयोध्या में जो निर्माण कार्य हुए हैं और निर्माण कार्यों में जो भ्रष्टाचार की पोल खुली है, उससे फिर एक बार अयोध्या वासियों में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति और अधिकारियों के प्रति बड़ी नाराजगी सामने नजर आई है। और एक मुख्य कारण यह भी रहा अयोध्या का कि अयोध्या में जिस तरीके से अयोध्या का जो भव्य विकास किया गया है, नव अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या जो बनाई गए, निश्चित रूप से 500 वर्षों से जो सनातन धर्म के लोग थे, जिनको भगवान राम से आस्था थी, उनके अनुरूप वहां विकास किया गया, अयोध्या को ऐतिहासिक रूप दिया गया है। लेकिन सरकार को एक मजबूत वहां रणनीति बनानी थी, और इसके साथ ही जिन लोगों के वहां मकान अवैध रूप से बताकर तोड़े गए, जो करीब 40 वर्ष या 80 वर्ष से वहां रह रहे थे, और उनको वहां से एकदम
जो आश्रयविहीन कर दिया गया, तो वो नाराजगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झेलने को मिली थी। अगर सरकार एक रणनीति बनाकर उन्हें आवास उपलब्ध कराती, उनके रोजगार उपलब्ध कराती, तो इतना बड़ा नुकसान अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का 500 वर्षों क्यों आपको नहीं लगता प्रशांत राव कि यहाँ पर, प्रशांत राव आपको ऐसा नहीं लगता कि ये रामलला आएंगे, रामलला को हम लेके आए हैं, इस चक्कर में कुछ ज्यादा ही बीजेपी अपने आप को ढालती रही है और उसके बाद से दिक्कत ये आ गई कि जो मेन मुद्दे थे, मुख्य मुद्दे थे, जो जनता के दर्द थे, उससे कहीं कट गई थी। तो क्या वह भूल सुधार करेगी उपचुनाव में, ऐसा लगता है प्रशांत राव? चलिए, रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी रविंद्र जी, हमने इससे पहले सवाल आपसे किया था, शायद हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंची थी। सवाल यह था कि मिल्कीपुर विधानसभा तो सपा के खाते में ही है, लेकिन प्रतिशत अंतर जो है वही 6% के आसपास का है बीजेपी से, और भूल सुधार तो करेगी ही बीजेपी। जो भूल की है वो उसकी पूरी तैयारी देखिए किस तरह से कर रही है। क्या लगता है कि यह सीट मिल्कीपुर आप बचाए रख पाएंगे? देवेंद्र जी, भी आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जल कल्याण के मुद्दों से कट गई थी, क्या वो सुधार कर पाएगी? अगर उसको सुधार करना होता तो वो चुनाव हारने के बाद समीक्षा बैठकों में, चाहे जिस स्तर की रही हो, एक दूसरे के प्रति तलवारें नहीं खींचते थे, कांवड़ यात्रा के दौरान उन्माद नहीं फैलाते। तो जहां तक रही बात हमारी मिल्कीपुर सीट की, हमारे माननीय सांसद जी अवधेश प्रसाद जी 8 बार यहाँ से विधायक रहे। शायद ही कोई व्यक्ति हो, किसी का हो, चाहे हमको वोट दे देता हो, जो उनके पास ना आता हो, और हर समस्या के लिए वो फोन का सहारा कम लेते हैं, वो स्वयं जाते हैं। जो कुछ भी उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के साथ साथ समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठित कर रखी है मिल्कीपुर में, उसमें और इजाफा हुआ है उनके सांसद बन जाने से। तो मुझे लगता है कि जो अयोध्या जी की दुर्दशा है और माननीय विधायक जी का सांसद बन जाना या एक सिनर्जिस्टिक एक्शन है, और मुझे लगता है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार हम ज्यादा वोटों से जीतेंगे। जी, ये आपकी बिल्कुल, और ये मनोबल होना भी चाहिए, ये मनोबल हमेशा बना रहना भी चाहिए। हमारे साथ देवराज सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। देवराज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है जी। देवराज जी, जी 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 मिल्कीपुर विधानसभा की अगर जो हम बात करें, अयोध्या जिले की यह विधानसभा सीट है। सपा 2022 में यहाँ परचम फहरा चुकी है और 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या ही जीत ली है, और इसीलिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुई है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी को कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी कि ये विधानसभा सीट उसके खाते में आ जाए? देवेंद्र जी, उपचुनाव में मिल्की, करहल, उधर की ऐसी सीटें हैं जो सपा के चुनाव वाली सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेशक चुनौतीपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है और उपचुनाव भी माना जाता है कि राष्ट्रीय क्षमता भी उसकी जो है जन कल्याणकारी नीतियों पे प्रभाव का आकलन भी माना जाता है। तो और अयोध्या का मामला देखा जाए, राम जन्मभूमि की लड़ाई का जो आंदोलन था अयोध्या में केंद्रित रहा। लोकसभा चुनाव परिणाम अयोध्या का निश्चय ही भारतीय जनता के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क साबित हो गया है, क्योंकि जिस पार्टी ने भगवान राम को लेकर बड़ा आंदोलन चलाया और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो वहां पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो खुद पार्टी नेतृत्व के लिए, चाहे भारत नेतृत्व, चाहे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, इन सबके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ही है, परिणाम साबित हुआ है। तो इसलिए
मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देने के लिए सीट एड़ी चोटी का जोर लगाएगी कि हमारी लोकप्रियता हम के प्रभाव क्षेत्र में अभी है, इसलिए पूरा प्रयासी लोग करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और संगठन और पार्टी की मिल्कीपुर वाली जो जी चलिए जी चलिए हम आपके पास आएंगे चलिए हम आपके पास आएंगे देवराज जी। आपकी आवाज हम तक प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है, तो हम आएंगे थोड़ी देर बाद। हम रुक करेंगे अपने लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव की ओर। प्रशांत राव, क्या लग रहा है कि ये जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, इस पर बीजेपी को कितनी मशक्कत करनी पड़ सकती है? बिल्कुल, देखिए अगर मशक्कत की बात की जाए, पिछली बार 6% वोट कम था समाजवादी पार्टी के पास, इनसे जो है इनके पास 41% वोट था, तो 40% वोट था, वो 6% से कुछ ऐसा है, तो ऐसे में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और ऐसे में अब क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा के जो विधायक, माननीय विधायक वो माननीय सांसद बन चुके हैं, तो मैं उनका रुतबा बिल्कुल बढ़ा होगा। जैसे रविंद्र जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का मान हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी को वहां कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। 2017 में बाबा गोरखनाथ जो बीजेपी से चुनाव जीते थे और एक बार भारतीय जनता पार्टी के सही प्रत्याशी को वहां से टिकट देती है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। 6% वोट बहुत ज्यादा होता है निश्चित तौर से। देखिए इसमें समाजवादी पार्टी जहां पूरी भूमिका में वहां दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने विधायकी तो जीती ही जीती थी 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में अयोध्या का चुनाव भी जीता है, तो उत्साह वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में है निश्चित रूप से। देखिए अयोध्या में मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि अयोध्या में जो विकास हुआ है, नव अयोध्या, दिव्य अयोध्या भारत जो बनाई है वासियों के लिए और पूरे सनातन के लोगों के लिए, ये एक विषय है, गर्व का विषय है और ऐतिहासिक पौराणिकता उनकी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में यहाँ प्रतिष्ठित। लेकिन फिर भी चुनाव, हाँ, सबसे बड़ा भाग यह था कि जब यहाँ पर विकास कार्य हो रहे दौरान यहाँ के निवासियों को जो यहाँ से यहाँ हटाया गया, उन्हें आश्रय विहीन बनाया गया, यह कारण सबसे महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि अयोध्या सदर से तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अन्य विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छी भूमिका निभाई। और पूर्व में भी देखा गया समाजवादी पार्टी के यहाँ से कई बार प्रत्याशी जीत चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का हार का बहुत बड़ा कारण हो। पहले भी यहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद चुनाव जीत चुके हैं, समाज पार्टी भी यहाँ एक बार चुनाव जीत चुकी है। अब रही बात मिल्कीपुर विधानसभा की, तो मिल्कीपुर विधानसभा में यहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़ी मशक्कत करने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत रखी है। अयोध्या के जो सांसद हैं, जो वहां से विधायक रहे हैं, त्यागपत्र दे दिया था अपना सांसद जीतने के बाद। अवधेश प्रसाद जी की वहां बहुत अच्छी छवि है, जननेता के जाते हैं और ये उनका 9वां चुनाव है, तो निश्चित रूप से देखिए वहां पार्टी अब किसको प्रत्याशी बनाती है, प्रत्याशी के चेहरे और उसके चाल चरित्र की जनता डिपेंड करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को जिताए, फिर एक बार वहां की जनता और यहाँ से समाजवादी पार्टी को जिताकर भेजे। जी बिल्कुल। हमारे साथ जावेद मलिक जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत कर लें आपका, क्योंकि कार्यक्रम लगभग खत्म होने वाला है, तब फिर आए हैं आप। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है। जी चलिए, देर से आए दुरुस्त आए, आवाज तो आ रही है, लेकिन आप ये बता दीजिए हमें कि अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बातचीत हो रही है और मिल्कीपुर में 2022 में मात खा चुके हैं, 2024 में अयोध्या भी गंवा चुके हैं। क्या लगता है आपको इस उपचुनाव में? कुछ संगठन की ढीले लगाने, कुछ कार्यकर्ताओं की उदासीनता का परिणाम जो है इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश जनता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी पर पूरा भरोसा करती है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे सरकार की सभी योजनाओं को पहुंचाने की बात हो। तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से इस बार जो कुछ घाटा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा करने का प्रयास करेगी और जनता भी दोबारा से फिर इस बार मिल्कीपुर सीट हो या और बाकी अन्य सीटें हो, सबको भारतीय जनता पार्टी को देकर जिताने का काम करेगी। वही हवाई वाली बातें आप कर रहे हैं।
कोई ठोस कारण नहीं बता पाएंगे कि आखिर कारण क्या है। देखिए हम परसेंटेज बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, देर से जुड़े हैं इसलिए पूरी जानकारी आपको नहीं हो पाई है। 41.83% आप वोट पाए हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट में 2022 में, जबकि 47.99% पा करके सपा विजयी रही है। 2024 की अगर जो बात करें तो आपकी स्थिति और डामाडोल हुई है अयोध्या जिले में, ये कह सकते हैं। ऐसे में कौन सा चिराग जलाएंगे, कौन सा चिराग घसेंगे, कौन सा अलादीन आएगा कि आपको वोट दिलवाएगा मिल्कीपुर विधानसभा? हमने कहा ना कि हमारे कार्यकर्ताओं की उदासीनता की वजह से कार्यकर्ता अति महत्वाकांक्षी थे और एक ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हाँ हम जीत रहे हैं और जीत जाएंगे, लेकिन शायद जनता तक कार्यकर्ताओं को ना पहुंचना या कोई भी विषय रहा हो कार्यकर्ताओं तक, लेकिन हमें समय मिला है कार्यकर्ताओं जनता के बीच जाने का और कार्यकर्ताओं को भी समझाने का। हम अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता के बीच जाएंगे और जनता को बताएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सरकार जो रहा है, तो दोबारा से प्रयास करेंगे कि फिर एक बार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते रहते मिल्कीपुर के साथ साथ बाकी सारे विधानसभा चुनाव भी हम जीते। चलिए ठीक है, यानी कि अभी आपके कार्यकर्ता पुनः जनता के बीच जाएंगे, अपनी बातें कहेंगे, अपनी योजनाओं को समझाएंगे, और ये 2022 के दौरान नहीं समझा पाए, 2024 के दौरान नहीं समझा पाए। देवराज सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, नहीं ठीक है, 2024 में समझा लिए होते तो अयोध्या हारे क्यों होते। चलिए देवराज सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। देवराज जी, अभी आपने सुना कि जावेद मलिक जी का कहना है कि कार्यकर्ता जाएंगे, अपने जो भी स्थितियां हैं, जो भी योजनाएं हैं वो लोगों को बताएंगे, अब तक नहीं बता पाए थे वो बताएंगे, क्या क्या बता लेंगे? है कोई ठोस रणनीति इनकी लगती है इनकी बातों से? जी देवराज जी प्रश्न आपसे है। चलिए देवराज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? जी बिल्कुल आपकी आवाज तो आ रही है, बस मेरा प्रश्न आप सुन लिए हो तो जवाब दे दीजिए। लेकिन मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है। तो देवेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि जावेद जी जो कह रहे हैं कि जनता के बीच जाएंगे, अपनी योजनाओं को बताएंगे, 2022 में नहीं बता पाए, 24 में नहीं बता पाए, तो देखिए तो राजनीति है और जनता के बीच रहने की प्रक्रिया लगातार बनी रहती है। समझाने का भी प्रयास होता है, हर राजनीतिक दल प्रयास करता है अपने अपने स्तर पे। कभी कभी समझा भी ले जाते हैं, और तो हो सकता है जो समझा ले जाता है वहां से उसको जीत मिल जाती है। अवधेश प्रसाद जी और समाजवादी पार्टी इसमें सफल रहे, चाहे 2022 का लोकसभा विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव। तो हर दल अपना अपने स्तर से प्रयास करता है। तो अब ये तो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी प्रयास तो करेगी कि यहाँ से अगर ये उपचुनाव मिल्कीपुर का वो जीत लेते हैं तो एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कार्यकर्ताओं में, क्षेत्र में, जनता के बीच अभी है। लेकिन उपचुनाव में जहां से अवधेश प्रसाद जी 2022 का विधानसभा चुनाव जीते, 2024 का लोकसभा चुनाव जीते, तो निश्चय ही अवधेश प्रसाद जी की पकड़ उस क्षेत्र में जबरदस्त है जी। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के स्तर से कोई चूक ऐसी हुई है जो जनता को लगा कि इनके लिए हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं हमें बहुत सूट नहीं कर रही हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे गंभीर कारण रहे होंगे, इसलिए वह क्षेत्र भगवान राम से जो पूरी तरह से प्रभावित क्षेत्र है अयोध्या, और लोकसभा चुनाव अयोध्या का भारतीय जनता पार्टी के लिए हारना बहुत ही चिंता का विषय खुद है। और एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूरे देश के समक्ष उपस्थित हो गया है कि जिस पार्टी ने भगवान राम के लिए अयोध्या के मुद्दे को लेकर पूरे देश में आंदोलन चलाया, विधानसभा चुनाव में जो कभी मुद्दा रहा, और 2024 के लोकसभा चुनाव में वहाँ वही पार्टी जो है औंधे मुँह हार गई। तो निश्चय है ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, उनके पदाधिकारियों में, उनके नेताओं में, उनके कार्यकर्ताओं में एक ऐसी स्थिति रही होगी और जनता को उतना अपने पक्ष में उत्साहपूर्वक जोड़ने में सफल नहीं हुए होंगे और चुनाव परिणाम ये उलट आ गया लोकसभा का।
तो ये प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी की, शायद मिल्कीपुर से इसकी भरपाई कर पाए, लेकिन इतना आसान नहीं लगता। आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, बिल्कुल सही बात कहा आपने, इतना आसान नहीं है। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आप तक आवाज जा रही है हमारी? जी जी रविंद्र जी, इस बार बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में है, चाहे 22 हो या 24 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम कार्यकर्ता एकदम जा रहे हैं, योजनाएं बता रहे हैं और खतरे की घंटी है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता को सबने देखा है, जमीन स्तर पर भी, आंकड़े स्तर पर भी, और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के टकराहट पर भी। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्य बन चुका है, सबसे बड़ा प्रदेश बन चुका है, सबसे बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर, हमारे बजट से भी ज्यादा कर्ज है, प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे कम है, अपराध सबसे ज्यादा है, ज्यादातर शिक्षा जहां पर हर परिवार प्रभावित होता है, लगभग 25,000 स्कूल बंद किए गए हैं सरकारी, और ज्यादातर शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया। नौकरियां हैं नहीं, पेपर लगातार लीक होते हैं। इन समस्याओं से हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है उत्तर प्रदेश में। लगभग 1 करोड़ बच्चे तो सीधे सीधे प्रभावित हैं, और 69,000 जो शिक्षक परीक्षार्थी थे वो लगातार 3 साल से आंदोलन कर रखा उन लोगों ने। जी जी, ये सारी समस्याएं वो हैं जो उत्तर प्रदेश की हर एक जनता जानती है। जब कोई समस्या उत्तर प्रदेश की जनता स्वयं उठाती है, जिसमें हम लोग भी शामिल नहीं रहते, तब कोई ना कोई किसी प्रकार का उन्माद का कोई ना कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा देती है और उनके मुद्दों को ढक देती है। जी। एक जो यूएसपी थी नरेंद्र मोदी की 5 किलो आटा देने की, उसमें भारी भ्रष्टाचार है, इससे प्रभावित गांव के लोग हैं। गांव के लोगों का कहना है कि हमको लगभग 125 रुपए का राशन मिलता है, हमारी एक दिन की दिहाड़ी मारी जाती है जिसका मूल्य 300 से 400 रुपए होता है, और कभी कभी 3 बार दौड़ने पर हमको मिलता है। ये सारी वास्तविकताएं जनता समझ चुकी है। जो निचले स्तर से जो अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनकी थानों पे फरियाद की सुनवाई नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, या हम लोग विपक्ष के हो या आम जनता हो, तो एक जो विरोध का माहौल बना हुआ है 24 में दिखाई पड़ा, राष्ट्रीय स्तर पे उपचुनाव में दिखाई पड़ा, यही उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ेगा। चलिए ठीक है, चूंकि अब समय ज्यादा नहीं है, इसलिए हम अपने लखनऊ ब्यूरो हेड के पास जाना चाहेंगे और एक अंतिम सवाल, जिसका कम शब्दों में अगर जो जवाब दें तो बेहतर होगा। प्रशांत राव, सवाल यहां पर यह है कि करीब करीब हम लोगों ने 2 विधानसभा सीटों की बात की जिन पर उपचुनाव होना है, एक खैर अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा और दूसरी मिल्कीपुर विधानसभा जो अयोध्या की है। बहुत महत्वपूर्ण अयोध्या की ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की अभी। सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी को आखिर अब करना क्या चाहिए और क्या गलतियां की, और सपा अपनी सीट बचाए रखने के लिए उसे और क्या करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे नंबर पर बीजेपी है और एक पर पहले नंबर पर बीजेपी है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पहली बात रही, तो भारतीय जनता पार्टी हालांकि 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है और उनका संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। लेकिन 2022 में जिस तरीके से यहाँ नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों में और 2024 में लोकसभा सीटों में जो नुकसान हुआ, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जान लिया कि विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं उसका पुख्ता रूप से या पूरे तथ्यात्मक रूप से जवाब नहीं दे पाए हैं उनके लोग, इसीलिए हार का सामना करना पड़ा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया कि जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए वो सत्य थे, इसीलिए जनता ने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें प्रचंड बहुमत दिया। समाजवादी पार्टी को चाहिए जो उनका पीडीए का नारा है उससे पूरी ईमानदारी से अगर निभाएगी तो निश्चित रूप से उनकी जीत बरकरार रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जमीनी स्तर पर उनको काम करना होगा, भ्रष्टाचार को रोकना होगा, और जो जन समस्याएं रहती हैं उनको प्रमुखता से देखना होगा। अभी भी बहुत सी ऐसी जन समस्याएं हैं जिनका निस्तारण फर्जी तरीके से किया जाता है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री के पास ऐसी फाइलें पहुंची, ऐसी शिकायतें पहुंची, उसके बावजूद भी अधिकारियों ने गोलमाल
इस्तेमाल किया है। ऐसी जगह जांच को ट्रांसफर कर देते हैं जिस विभाग से उस जांच का कोई मतलब नहीं होता है, वो खेल होता आया है। उसमें कानपुर देहात के एक संदलपुर ब्लॉक का भी एक मुद्दा ऐसा रहा है प्रमुखता से कि वहां के सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की कि संदलपुर के ब्लॉक प्रमुख ने भारी भ्रष्टाचार किया, उसकी फाइल सौंपी गई, उसके बावजूद भी उस ब्लॉक प्रमुख को बहाल कर दिया गया, उसके जो खाते सीज थे उन्हें खोल दिया गया। तो ऐसे भ्रष्टाचार रहे जिन पे जनता नाराज रही और नतीजा यह रहा कि कानपुर देहात की जो 4 वहां पर लोकसभा सीटें आती हैं, अलग अलग 4 विधानसभाएं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में आती हैं और चारों में वहां केवल एक अकबरपुर लोकसभा वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं और बहुत ही जनप्रिय नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और तीसरी बार सांसद चुने गए देवेंद्र सिंह भोले, बाकी 3 सीटें वहां समाजवादी पार्टी ने काबिज की, जबकि इन सीटों पर 2 केंद्रीय मंत्री थे, वो भी चुनाव हारे हैं। तो ये जो जमीनी हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान, और क्योंकि बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही वोट मांगने जाता है, कोई सांसद विधायक केवल एक बार हाथ जोड़कर चला आता है, कभी किसी की पुलिस गाड़ी पकड़ लेती है, किसी के बेटे को पकड़ लेती है, किसी को सताया जाता है, बिजली चोरी जैसे मामलों में रोका जाता है, एक घर में एक्स्ट्रा बल्ब होता है तो विजिलेंस की टीम पहुंच जाती है, भारी भरकम उनके ऊपर बोझ लाद दिया जाता है। तो जब बीजेपी के लोग ये कहते हैं, सिफारिश करते हैं, तो बीजेपी के ही अधिकारी यानी जो उनके सरकार के अधीन अधिकारी काम कर रहे हैं वही बात नहीं सुनते हैं, विक्रेता पीटे जा रहे हैं, उनके पदाधिकारी पीटे जा रहे हैं, इसीलिए हार का सामना करना पड़ा। थोड़ा कार्यकर्ताओं का मनोबल भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाना होगा और उनकी जो बातें हैं, जो जनता की बातें लेकर आते हैं, उन पर अधिकारियों को अमल कराना होगा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, तभी ये 10 विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं, वरना बड़ा कठिन रास्ता होगा। जावेद जी इस हकीकत को जानते होंगे, हालांकि पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं पश्चिम के, अब वो भले ही ना कर पाए, लेकिन ये जो हकीकत है वो अभी हार की समीक्षा में सामने आ चुकी है और एक के बाद एक विरोधाभास के रूप में ले गए भारतीय जनता पार्टी को, उसमें भी सामने आ चुका कि हार का कारण क्या रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हार का कारण क्या रहा है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये कह सकते हैं कि बीजेपी को नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि स्थितियां उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी की बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी की जा सकती हैं। इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और सपा भी कम नहीं है, वो भी इंडिया गठबंधन को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित है और उसे लगता है कि इस बार तो हम बीजेपी से 2-2 हाथ करके 5 सीटें जो अपने पास रखे थे, अब वो 5 नहीं ज्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन बीजेपी भी एकदम खार खाए बैठी है। 2022 में असफल हुई थी, लेकिन 2024 की जो इस तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में उसे कुछ नाकामी झेलने को मिली है, उससे बिल्कुल खार खाए बैठी है, पूरी तरह से मुस्तैद हो रही है, पूरी तरह से अभी तैयारी हो रही है, मीटिंग पर मीटिंग चल रहे हैं, हार की समीक्षा हो रही है, रणनीति बन रही है। लेकिन अब देखना होगा कि यह रणनीति कितना कारगर साबित होगा। अभी 10 सीटों में से हमने 2 सीटों पर तो चर्चा कर ली है, शेष 8 सीटें हैं जो हम अगले कार्यक्रम में इस पर चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।